वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है जी ग्लाइकोलाइसिस एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के हमारे पास 11वें चैप्टर का टॉपिक है जी ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली है क्या। इसके अंदर हमने क्या कुछ डिस्कस करने हैं। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस दो अल्फाज का मजमुआ है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको के मानी होते हैं ग्लूकोज, लाइसिस के मानी होते हैं ब्रेक डाउन। लाइसिस बेसिकली जिस भी चीज के साथ आ जाए उसके मानी होते हैं ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्शन। तो जी ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज की डिस्ट्रक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ये हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, यानी ये एरोबिक प्रोसेस भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म विद और विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। साइट यानी ये प्रोसेस कहाँ होता है, किस जगह होता है? साइट ऑफ अकरेंस इसकी क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है। इसके एसेंशियल मटेरियल जी एंजाइम्स NAD+, निकोटीन, अमाइन, डाइफॉस्फेट। उसके पास हमारे पास है जी इसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं और ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। टोटल स्टेप्स इसके 10 होते हैं। फेजेस होते हैं इसके दो। फेजेस दो कौन से होते हैं? एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक होता है इसका ऑक्सीडेटिव फेज। और हर फेज के 5-5 स्टेप होते हैं, तो टोटल फेज 2 है, तो हर एक के 5 स्टेप है, तो टोटल स्टेप इसके जी 10 हुए। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 इसके फेजेस की जानिब। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज के टोटल स्टेप 5 होते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेटिव के भी 5 स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेटरी फेज हमारे पास इन्वेस्टमेंट फेज है, यानी यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें इधर एनर्जी को जो है जमा करना पड़ता है। जबकि ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज भी कहते हैं। ये रिलीजिंग फेज है। रिलीजिंग से मुराद देने वाला, एनर्जी रिलीज करने वाला। ये एनर्जी हमें देता है, इससे एनर्जी हम हासिल करते हैं। जबकि प्रिपरेटरी के अंदर हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें अपनी एनर्जी लूज करके सिस्टम को देनी पड़ती है। उसके बाद प्रिपरेटरी फेज के अंदर हम 2 ATP के मॉलिक्यूल सिस्टम को देते हैं, प्रिपरेटरी फेज को देते हैं, यानी इसके अंदर हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो लूज होते हैं। जबकि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ATP के 4 मॉलिक्यूल हम हासिल करते हैं, यानी ये 4 मॉलिक्यूल्स हमें देता है ऑक्सीडेटिव फेज। उसके बाद हम चलते हैं एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट प्रिपरेटरी फेज के 2 होते हैं, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो यूं भी कह सकते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं प्रिपरेटरी फेज में, दोनों ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे जाके इसके अपने आइसोमर यानी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से इसके 2 जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमारे पास 2 पायरावेट के मॉलिक्यूल्स हमें हासिल होते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसकी साइकिल की जानिब कि इस प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, प्रिपरेटरी फेज है हमारे पास। ये दरमियान में हमने ये अगर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमने बनाई है, साथ में इंजाइम लिखे हैं। हर स्टेप के अंदर जो इंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो साथ लिखा हुआ है, और उसके बाद हर स्टेप की आगे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। फर्स्ट स्टेप में जी हमारे पास ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं सर्कुलर शेप में। तो ये सर्कुलर शेप में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्या हो रहा है? ग्लूकोज के साथ ATP रिएक्ट कर रहा है, यानी ग्लूकोज ATP के साथ रिएक्ट कर रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ATP के साथ, रिएक्ट करके इसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल अपने साथ ले लेगा इधर, यानी इसका जो छठा कार्बन है ATP का फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है वो इधर आ जाएगा। पीछे कितने बचेंगे? ट्राई था ना, ट्राई के मानी होते हैं 3, तो अब पीछे 2 बचेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज के पास बच गया, चला गया। अब इधर 2 बच गए, 2 के लिए हम डाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बनेगा ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट इधर आ गया, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास चला गया। अब ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर साथ ड्रा की हुई है, क्योंकि छठे कार्बन के साथ फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आया। ये 6 जो फॉस्फेट से पहले लिखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि ये ग्लूकोज के किस कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसलिए हमने इसे यहां पे लिखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आगे क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में तब्दील होगा, यानी ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज।
तो ये अपने आइसोमर्स के अंदर तब्दील होगा। आइसोमर में जो भी चीज तब्दील हो रही हो, जो भी अपने आइसोमर में तब्दील होगी, वहां आइसोमरेज एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। आइसोमरेज एंजाइम की प्रीसेंस में क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर तब्दील हो जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर तब्दील हो गया जी। क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहेगी। आगे जो हम ये स्टेप कर रहे हैं, इन्हीं को ही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करते जाना है। फर्स्ट स्टेप में देखिए हमने फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल एटीपी से गया ग्लूकोज की जानिब, यानी ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हुआ, तो इसको फास्फोराइलेशन हमने कहा। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी फास्फोराइलेशन से मुराद एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फास्फोराइलेशन से मुराद होता है जी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जैसे हाइड्रोजिनेशन से मुराद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेशन से मुराद एडिशन ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हमारे पास फास्फोराइलेशन से मुराद एडिशन ऑफ फॉस्फेट किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। कहां से, एटीपी से। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास बना और ये फिर अपने आइसोमर के अंदर तब्दील हो गया, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। हमने लिखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये अपने आइसोमर में तब्दील हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज करेगा, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंजाइम्स काइनेज की प्रीसेंस में, यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो से मुराद यही जो इसका नाम है, ये हमने लिखा आगे काइनेज एंजाइम्स। काइनेज बेसिकली एंजाइम्स आ गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रीसेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एटीपी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एटीपी से एक और फॉस्फेट ले लेगा, एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ले लेगा। अब छठे कार्बन के साथ तो फॉस्फेट ऑलरेडी अटैच है। अब क्या करेगा, ये अपने फर्स्ट कार्बन के साथ इस एटीपी के, यानी नए आने वाले एटीपी के मॉलिक्यूल का अटैच कर देगा। अब इधर 2 बचेंगे तो ये एडीपी बन जाएगा और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस से मुराद 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच है, किसके साथ, हमारे पास फ्रक्टोज के साथ अटैच है, इसलिए हमने बिस फॉस्फेट लिखा है। यानी 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 1 और 6, 1 से मुराद पहले कार्बन पर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है और 6 से मुराद छठे कार्बन पर है, यानी पहले और छठे कार्बन पर 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच है। 2 से मुराद टोटल 2 है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये नीचे स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया कि एक पहले के ऊपर आ गया और एक हमारे पास छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अब क्या होगा जी, अब ये थर्ड स्टेप की डिस्क्रिप्शन ऐसे किया, ऐसे लिखते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट विद एटीपी मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1,6 बिस फॉस्फेट। कैसे रिएक्ट किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने एटीपी से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल गेन किया और उसे अपने फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया इसने। अब क्या होगा जी, अब इसकी स्प्लिटिंग होगी, किसकी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होगी और 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाले। एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होगा, यानी ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा 2 हिस्सों में। तो इसका एक हिस्सा, यानी जो फर्स्ट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये होगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे वाला जो है ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वैसे का वैसा रहेगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और हमारे पास यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये अपने आइसोमर, यानी आइसोमरेज एंजाइम ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ट्राइओज से मुराद हमने ट्राई से मुराद 3, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास फॉस्फेट से मुराद इधर हमारे पास जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपने आइसोमर ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अब हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हुए और यहाँ पर हमारे पास प्रिपरेटरी फेज जो है ये भी कंप्लीट हो गया। प्रिपरेटरी फेज हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऐसी कैसी लेनी है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज इनटू इट्स आइसोमर ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जितने भी लिखे जैसे जैसे हम ये स्टेप करते आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने लिखते जाना। बेशक ये आप अगर जैसे आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन बाकायदा सोल्व कर रहे होते तो बेशक पहले आप ये स्टेप्स कर ले, बाद में आप ये साइकिल बना दिया। बेस्ट तो रहता है कि पहले साइकिल बना दे, बाद में 1 बाय 1 इन स्टेप्स को डिस्क्राइब करते जाएं और साथ में एंजाइम्स का भी जिक्र कर दें कि कौन सा प्रोसेस किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज इनटू आइसोमर, अब यहां पे लिखना है आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स इनटू
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आइसोमर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो यहां तक कि हमारे पास प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे जी दूसरे फेज की जानिब, ऑक्सीडेटिव फेज, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमारे पास जो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनने थे वो हमारे पास दोनों आ गए और इसके 5 स्टेप थे टोटल। तो हमारे पास टोटल स्टेप देखिए 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप। तो 5 स्टेप हमारे पास इसके कंप्लीट हुए, इसका एंड प्रोडक्ट भी आ गए हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हम चलते हैं अपने ऑक्सीडेटिव फेज की जानिब। ऑक्सीडेटिव फेज क्या होगा? जो हमारे पास ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे बने, इधर से ही ऑक्सीडेटिव फेज अब आगे स्टार्ट होगा। इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल से ही, ये 3 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 बने, इधर से ही ऑक्सीडेटिव फेज अब आगे स्टार्ट होगा। देखें जी कैसे। अब देखें हमारे पास जो प्रीवियस आए हैं हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड, ये देखा आपने हमारे पास ये जो आया था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बिल्कुल यही हमने यहाँ पर लिख दिया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इधर से ही हमारे पास जो है ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा है देखिए जी, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखिए 3 कार्बन वाले हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हासिल हो गए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NAD के साथ रिएक्ट करेगा और अपना हाइड्रोजन इसको देकर NADH बना लेगा और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल गेन करेगा बाहर से। दोनों ग्लाइसरल्डिहाइड, ये वाला भी बिल्कुल जैसे इधर प्रोसेस आ रहा है बिल्कुल इधर भी सेम आता जाएगा, दोनों प्रोसेस सेम चलेंगे। लिहाजा एक कोई डिस्क्राइबेशन करते चले। सो हमारे पास NADH बनेगा और एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो इधर ऐड होगा। किसके अंदर? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हुआ। ऑलरेडी 3rd कार्बन के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इधर भी 3rd कार्बन के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। अब जो नया आने वाला है वो इसके 1st कार्बन के साथ अटैच होगा और इसके भी 1st कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए यहां पर हमारे पास क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फो, जैसा कि पीछे हमने किया था जी, हमने किया था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का वर्ड यूज किया था, बिल्कुल इधर भी ऐसे हमने करने 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट। ग्लाइसरेट हमने इसलिए यूज की है कि हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। देखिए जी ये इनकी स्ट्रक्चर आ गई। पहले कार्बन के साथ ये जो फॉस्फेट आया है, ये नया जो आया बाहर से वही है, बाकी ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर की थी ये वही आई है। इधर 1st कार्बन के साथ न्यू फॉस्फेट जो आया वो अटैच हुआ। अब क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट दोनों जानिब क्या होगा, ADP के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब इसके पास दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आ गए। ये अब ADP के साथ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, यही जो न्यू आया है, क्या करेगा, दोनों ये भी और ये भी अपना एक जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो ADP को दे देंगे, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इधर भी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को दे देंगे। डाई का मतलब हम पीछे पढ़े हैं 2 होता है। सो अब यानी इसके अंदर 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, 2 ऑलरेडी है, तीसरा ये आएगा तो ये ATP बन जाएगा, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इधर भी ये हमारे पास ATP बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो हमारे पास अब पीछे क्या बचेगा, ATP तो बन गए, इधर भी ATP है गया। अब जो पीछे बच जाएगा हमारे पास वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, यानी 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे पास स्ट्रक्चर हमें हासिल होगी। अब क्या होगा, इधर बिल्कुल ऐसे हमने करते जाने, इन्हीं को ही हमने डिस्क्राइब करते जाने। जैसे कि इधर हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ 1,3 फॉर्मेशन ऑफ 1,3 BGP यानी बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बाय डिहाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। समझ आइए, यहां पर हमारे पास ये 6ठा स्टेप आ गया। सो डिहाइड्रेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन हमने पहले पढ़ा है, उससे हाइड्रोजनेशन से मुराद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कैसे बना, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और फॉस्फोराइलेशन से मुराद एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हुआ, तो ये हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बना। उसके बाद 7वां स्टेप में क्या हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट ने जी ADP के साथ रिएक्ट करके अपना एक फॉस्फेट जो है ADP को देके ATP बना दिया, फॉर्मेशन ऑफ ATP कैसे बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट दोनों ने अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ADP को देकर ATP बनाया। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय रीअरेंजमेंट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 BGP यानी बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। सो अब हमारे पास आगे जी
8th स्टेप में हमारे पास जी बन गए हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेंगे, ये रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर फॉस्फेट की। अब यहाँ पे फॉस्फेट थर्ड कार्बन के साथ अटैच है ना, इधर भी अब ये थर्ड से शिफ्ट हो जाएगा सेकंड के ऊपर, इधर भी ये थर्ड से शिफ्ट हो जाएगा सेकंड के ऊपर, किसके साथ, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और ये बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़े ये जो 3 है ये इसकी तादाद को शो नहीं कर रहा फॉस्फेट मॉलिक्यूल की, बल्कि फॉस्फेट की पोजीशन को शो कर रहा है कि ये ग्लाइसरेट में किस जगह थर्ड कार्बन के साथ, इसलिए हमने 3 लिखा है। अब यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है कि अब फॉस्फेट ने अपनी पोजीशन यानी फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपनी पोजीशन को चेंज किया और थर्ड से सेकंड की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर भी थर्ड से सेकंड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब 2-फॉस्फोग्लाइसरेट क्या करेगा, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। तो जी एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरावेट, फॉस्फोइनोल पायरावेट दोनों तरफ ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रहेगी जो है फॉस्फोइनोल पायरावेट की यही स्ट्रक्चर रहेगी। क्या है हमारे पास नोवेल स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन उसने नहीं कहा, अगर डिहाइड्रोजिनेशन जैसे ऊपर कहते तो फिर अकेला हाइड्रोजन की बात होगी, उसने कहा डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन से मुराद वाटर होता है, एडिशन ऑफ वाटर, इसने पहले डी लिख दिया। तो डी आपको पता है जिस भी लफ्ज के साथ आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल, डिहाइड्रेशन से मुराद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड टू हमारे पास पीजी यानी हमारे पास जो बनेगा फॉस्फोग्लाइसरेट चेंजेस टू फॉस्फोइनोल पायरावेट। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो हमारे पास बने थे वो फॉस्फोइनोल पायरावेट के अंदर तब्दील हो जाएंगे, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होगा। अब फॉस्फोइनोल पायरावेट क्या करेगा, फॉस्फोइनोल पायरावेट दोबारा एडीपी के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाने के लिए, एटीपी, यानी फॉस्फोइनोल पायरावेट जो है अपना ये एटीपी का जो इनका मॉलिक्यूल है ये एडीपी को देकर एटीपी बना देगा और पीछे जस्ट ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और इनको हम कहते हैं पायरावेट। 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स पायरावेट रह जाएंगे और ये हमारे पास पायरावेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपना इसने जो है फॉस्फेट रिलीज किया, पीईपी यानी फॉस्फोइनोल पायरावेट्स ने हमारे पास जो है पायरावेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एडीपी को दे दिया और एटीपी बना दिया 2-2 और पीछे हमारे पास पायरावेट बाकी यानी पीईपी फॉस्फोइनोल पायरावेट चेंजेस टू पायरावेट एंड ATP इज फॉर्म्ड और ATP हमारे पास बनी है। आपको ऑलरेडी भी बताया है कि इन्हीं ही पॉइंट को हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करते जाना है, कोई डिस्क्रिप्शन इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर टोटल जो होता है हमारे पास 4 ATP के मॉलिक्यूल हमें हासिल होते हैं, 1 2 और ये हमारे पास 3 और ये 4, तो 4 हमें एटीपी के मॉलिक्यूल हासिल हुए। देखिए गेन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने पढ़ा है गेन ऑफ 4 एटीपी के मॉलिक्यूल यानी 4 एटीपी के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं हमें, और प्रिपरेटरी फेज के अंदर लॉस ऑफ 2 एटीपी यानी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल हमें देने पड़ते हैं सिस्टम को, यानी प्रोसेस को हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल देने पड़ते हैं, हमें एटीपी के 2 मॉलिक्यूल लूज करने पड़ते हैं। तो देखिए जी अब हमने जो इधर पढ़ा था कि ऑक्सीप्रिपरेटरी फेज के अंदर देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पर दिया एटीपी का मॉलिक्यूल और ये एडीपी में तब्दील हो गया, और एक हमने यहाँ पे दिया एटीपी का मॉलिक्यूल ये एडीपी में, टोटल 2 हमने प्रिपरेटरी फेज के अंदर दिए, और सिमिलरली ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने 4 एटीपी का मॉलिक्यूल गेन किए। तो जी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ तक की है। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जिन भाइयों ने स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।